मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो सबसे पहला चीज, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। या हम कह सकते हैं दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। उसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी होगा, देखिए प्रतिबिंब दो तरीके का होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर लिया जा सकता है। उल्टा होता है, जैसे सिनेमा स्क्रीन, जो आप मूवी देखते हो उसमें जो सिनेमा का स्क्रीन होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहा जाएगा। स्क्रीन पर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह जो है आपका सीधा होता है, इरेक्ट, है ना। और दर्पण में दिखने वाली जो छवि होती है वो यही होती है, आभासी प्रतिबिंब ही होता है प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक और दर्पण आता है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है हम समझेंगे। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। यानी कि हम कह सकते हैं परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आप जानते हो कि इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग सैलून, ब्यूटी पार्लर इत्यादि में किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एक समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम, देखिए अगर कोई समतल दर्पण है तो हमेशा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर हमें इमेज प्राप्त होता है और यह आभासी होता है। इसका इमेज हम देख सकते हैं, इसका आकार वस्तु की आकृति के समान ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बोलूं, और इसकी दर्पण से दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी के बराबर होता है, जैसा कि फिगर के अंदर दिख रहा है। इसमें अगर मैं बात करूं, जितनी लेंथ इसकी होगी, ये जितनी हाइट होगी, ये तो इसको हम कलर बदल देते हैं। यानी कि जितनी हाइट इसकी होगी, ये अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर इतनी है तो इमेज की भी हाइट सेम होगी, पहला चीज। यानी कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके बाद ये समतल दर्पण से जितनी डिस्टेंस होगी, अगर मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये इमेज भी यहां से 5 सेंटीमीटर पर ही हमें प्राप्त होगा। दूसरी चीज कि ये देखिए इमेज कैसे बनेगा, अगर कोई लाइट की रे इस पर इंसिडेंट हुई, गिरी, तो गिरने के बाद ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई, पहली बात। तो परावर्तन वाला जो किरण है, ये परावर्तित किरण है, इसको हमने क्या किया? डॉटेड 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 करके पीछे ले गया। और जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, एकदम परपेंडिकुलर गिरती है। परपेंडिकुलर गिरने का मतलब है, इसको हम कह सकते हैं, देखिए जब भी कोई लाइट की रे पैरेलल गिरेगी, देखिए दर्पण है तो परावर्तन का नियम है, देखिए अभिलंबवत जब गिरती है तो जिस रास्ते गिरती है उसी रास्ते वापस चली जाती है। एक रूल ये भी है, ये 90 डिग्री से एंगल बनता है। तो सेम उसी प्रोसेस को यहाँ फॉलो किया गया है कि जब कोई लाइट की रे एकदम परपेंडिकुलर गिरी तो जैसे गिरी वैसे वापस आ गई। अब इसको मैंने आभासी रूप से डॉटेड डॉटेड मिलाया, ये दोनों जहां पर काटती है वो बनता है इमेज। इसको हम कह सकते हैं प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, यानी कि आप देखें तो दर्पण से सेम डिस्टेंस और इमेज का भी सेम डिस्टेंस दर्पण से होता है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। वैसे ही ऑब्जेक्ट जितनी हाइट की होगी, मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर का होता,
तो ये भी प्रतिबिंब कैसे सेंटीमीटर का होगा, इसकी भी हाइट भी 10 सेंटीमीटर होता है। तो हम देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होगा, फिगर के अंदर दिख भी रहा है। इमेज कैसा होगा प्यारे बच्चों, सीधा होगा। दूसरा चीज, हमेशा इमेज सीधा बनता है। दूसरा आभासी होगा, क्योंकि देखिए दर्पण से पीछे बन रहा है, तो ये कैसा होगा, आभासी होता है। और इसका जो आकार है वस्तु की आकृति के समान होता है, आपने देखा ये इसके इक्वल होता है। और डिस्टेंस भी दोनों के सेम होते हैं। दर्पण से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वही दर्पण से इमेज का डिस्टेंस होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा समतल दर्पण द्वारा इमेज कैसे बनता है। अब आगे चलता है, अगला कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो तरीके का होता है, एक तो उत्तल दर्पण होता है और दूसरा है, तो इसको थोड़ा समझते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। ये बना कैसे होगा, तो देखिए एक कांच का खोखला गोला होता है। अब इस कांच के गोले का जो खोखले गोले का कटा हुआ भाग, देखिए यहां से और इधर से काट दीजिए, और यहां पर कहीं होगा आपका केंद्र, इस गोले का ये क्या होगा, केंद्र होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए ये केंद्र यहां आ गया, और ये केंद्र, और ये देखिए ये दर्पण का द्वारक है यहां, यानी कि आप कह सकते हो यहां से लेके यहां तक को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और इस द्वारक का मिड पॉइंट ये है बीच का, तो इस मिड पॉइंट से एक लाइन और सेंटर से खींचते हैं, इस लाइन को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं, अगर देखिए इस दबे हुए भाग पर अगर रेड ऑक्साइड होता है, लाल ऑक्साइड का अगर पेंट किया गया है और इसका परावर्तक तल ये देखिए उभरा हुआ है और दबे हुए पर क्या है, पॉलिश किया गया है, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण बोलते हैं। अगर यही हम इधर वाले को इसके उठा के लेके आते हैं इधर, और इसका सेंटर देखिए इस साइड पड़ा, देखिए ये है ना, इसका सेंटर इस साइड पड़ रहा है, तो जब इसका सेंटर इस साइड पड़ता है तो हम कह सकते हैं ये हो गया वो क्या चीज, केंद्र हो गया। और ये देखिए दर्पण का द्वारक है, अब द्वारक का मिड पॉइंट ये है कहीं। अब यानी कि इस सेंटर और इस मिड पॉइंट को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं, इस रेखा को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब देखिए इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब वक्रता केंद्र, और देखिए ये जो मिड पॉइंट होता है इसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र सी और इस ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रेड ऑक्साइड का पेंट होगा प्यारे बच्चों उभरे हुए तल पे होता है, देख पा रहे होंगे आप, ये उभरे हुए तल पे, और इसका परावर्तन जो होता है, परावर्तक पृष्ठ दबा होता है। जैसे देखिए लाइट गिरी और गिरने के बाद यहां से ऐसे परावर्तित होती है, तो हम कह सकते हैं ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल अवतल दर्पण। आपने देखा क्या प्यारे बच्चों, दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण दो तरीके का होता है, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश और रेड ऑक्साइड का पेंट होता है और उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तन होता है, देख लीजिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण।
और अगर दबे हुए भाग परावर्तक पृष्ठ है, तो ये कौन सा पृष्ठ है प्यारे बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परावर्तक पृष्ठ है। और ये इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ। ठीक। अब एक बात जान लीजिए, दर्पण में देखिए इस तरफ से देखने पर इस तरफ वाला साइड दिखता नहीं है, तो हम कह सकते हैं सिंपल सी बात कि भैया, अब एक चीज और थोड़ा सा आप जानिए। तो आपने देखा उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है, तो आप लोग शायद समझ पाए हो। देखिए, एक कांच का खोखला गोला होता है, इसका कटा हुआ भाग एक तरफ से इधर से मैंने इसको इधर लाया और देखिए दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी, रेड ऑक्साइड का पेंट लगा दिया। इधर उभरे हुए से अगर लगाया तो अवतल, और दबे हुए पर लगाया तो उत्तल दर्पण होता है। तो ये आपने समझा कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण दो तरीके का हो गया। जिस गोलीय कोश के आंतरिक भाग पर को क्या किया जाता है, कलैया पॉलिश करते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें सबसे पहला परिभाषा आता है आपका ध्रुव। तो आपको मैंने बताया कि दो दर्पण होते हैं। एक तो एक दर्पण ये है, जिसको कौन सा दर्पण बोला जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए, उभरा हुआ तल है ऐसे, और जिसके देखिए ये दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा अगर, और उभरे हुए भाग पर यहां क्या हो, पॉलिश की गई हो, तो इसको हम कहते हैं क्या? अवतल दर्पण। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? अवतल दर्पण बोला जाएगा। अब अवतल दर्पण में सेंटर वक्रता केंद्र कहीं यहां होता है। ठीक। अब वक्रता केंद्र अगर यहां होगा, तो आप इसका, अगर ये M1 है और ये क्या है, M2 है, तो इसका मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट माने यहां, यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप प्यारे बच्चों आप क्या बोल सकते हो? पोल या ध्रुव बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? ध्रुव बोलते हो। यहां देखो लिखा भी है, दर्पण के परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या होता है? देखिए, जहां पर जिस तल पर परावर्तन होता है वो परावर्तक तल है। तो ये तल क्या है? परावर्तक तल है, परावर्तक। तो दर्पण के परावर्तक तल का, ये देखिए, ये दर्पण का परावर्तक तल है और इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण का क्या कहलाएगा बेटा? ध्रुव कहलाया जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग आता है मेरे भाई, आप सिंपल सी बात समझो। दूसरी चीज क्या है? अगर कोई लाइट की रे, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, दूसरा जो इसमें आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या चीज आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब हिंदी में कहें तो ये वक्रता केंद्र है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। अब ये ध्रुव है। अब देखिए, अगर आपसे थोड़ा सा पूछा जाए, इसका जो मिड पॉइंट होता है सी का और पी का मिड पॉइंट यहां पर, इसको कहते हैं फोकस। लेकिन कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, अभी इसको हम बहुत अच्छे से और डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम कह सकते हैं फोकस बिंदु बोल सकते हो। दोनों का मिड पॉइंट होता है। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर पी से एफ की डिस्टेंस, और इसकी भी 5 ही होगी, तो सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अभी आगे चल के पढ़ा जाएगा। तो देखिए आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अगला हेडिंग आता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आपने पढ़ा है पहले से भी, सी और पी को मिलाने वाली रेखा। देखिए, इस दर्पण के लिए अगर मैं बात करूं, तो ये है सी, ये है पी, और ये है सी। सी और पी को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब देखिए, यही अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते, तो ये देखिए दबा हुआ भाग का यहां हो जाता, सी यहां हो जाता प्यारे बच्चों, पी यहां हो जाता। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी?
मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। आज हम लोग केवल मुख्य अक्ष तक पढ़ेंगे, कल इसके बाद शुरू करते हैं। धन्यवाद।